नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशल रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े होंगे और सारी क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे। यदि इसी क्लास से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जा कर के प्ले लिस्ट में वो सारी प्रीवियस क्लास भी अटेंड करके आइए। पूरे भारत में ITI आधारित किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आज भी पसंद आएंगे। पूरा वीडियो देखना, सारे क्वेश्चंस पढ़ना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। पसंद आ जाए तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जो इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन ITI बेस्ड सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे UPPCL TG2, हरियाणा लाइनमैन, किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। ये लो, पूरी डिटेल से पॉइंट दिख रहा है, सवाल सुन लीजिए। इसमें से कौन सा व्यंजक सही है? व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोल तो बात एक ही है, साधारण भाषा में कि फॉर्मूला पूछ रहा है, आपस में संबंध पूछ रहे हैं। ध्यान से देखिए, सब में वोल्टेज ही पूछ रहा है तो V बराबर संबंध निकालेंगे। जनरली हमने देखा कि जूल और कुलाम में ही देखा है, तो जूल और कुलाम का होता है, जो हमारा कार्य होता है वो जूल में होता है और चार्ज जो होता है वो कुलाम में होता है। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम विभवांतर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको विभवांतर की डेफिनेशन यानी परिभाषा यूज करनी है। जैसे ही परिभाषा याद करेंगे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या परिभाषा होती है कि इकाई से या इकाई बिंदु से किसी आवेश को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी आपने कितना वर्क डन किया और कितना कुलाम चार्ज आपने उसके लिए लगाया। ठीक है, यानी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? जूल भाग वाले निशान को लगाते हैं प्रति और कुलाम को लिखते हैं C। आई थिंक इसका A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जूल प्रति कुलाम, जो भी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर मानेंगे अपन इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ये लेटेस्ट है, यूपी आर्मिनल TG2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी वर्ष 2022 में यूपी आर्मिनल TG2 के पेपर हुए थे ना, उनका क्वेश्चन है ये, तो इसे हल्का मत समझिए। धारिता की परिभाषा क्या है? धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी, और कैपेसिटी को आप कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से याद कीजिए। हम सब जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। जब यहाँ से आपको C ज्ञात करना है तो क्या बनेगा? Q अपॉन V। Q होता है चार्ज जो कि कुलाम में होता है, भाग वाले निशान को प्रति लगाएंगे, और V होता है आपका वोल्ट, यानी कुलाम प्रति वोल्ट। यहाँ से हमारे लिए ऑप्शन बन रहा है। ओके, इकाइयों में तो देना ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये हो जाएगा ना, क्या है आपका? चार्ज बटे विभवांतर। ठीक है, चार्ज को हिंदी में आवेश लिखते हैं। आवेश बटा विभवांतर कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा B ऑप्शन में, यही बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। Q बराबर CV होता है कि नहीं? तो यहाँ से C निकालना है तो Q के V में भाग लग जाएगा, आवेश बटा विभवांतर हो जाएगा। मुझे लगता है सिंपल है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, समझ जाएंगे। याद रखना, कैपेसिटर वाले में से 3 फॉर्मूले बनते हैं, तीनों को ही याद कर लो। Q बराबर CV, C बराबर Q अपॉन V और V बराबर Q अपॉन C। और इन तीनों का पता होना चाहिए। Q कुलाम में चार्ज, V वोल्टेज में विभवांतर और C कैपेसिटेंस फेराड में। ठीक है, याद रह जाएगा सबको। ठीक है, ठीक है। देखो D और C ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होने थे, है ना? विभवांतर की स्क्वायर और आवेश की स्क्वायर लिख रखा है। चलो, जो सिंपल क्वेश्चन है तो फिर आपके कमेंट आएंगे कि जल्दी जल्दी बताया करो, इसलिए कुछ क्वेश्चनों पर हम सिंपल आगे भी बढ़ लेते हैं। सवाल देखो क्या कह रहे हैं। इससे सिंपल तो क्या ही होगा। प्राइमरी सेल के बारे में क्या सही कथन है? सही स्टेटमेंट पहचान करनी है प्राइमरी सेल की। देखो, प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है? नहीं। जनरेटर मोटर करते हैं। ऊष्मा के सिद्धांत पर काम करते हैं? नहीं। कौन करता है? उसमें उपकरण काम करते हैं, फ्यूज काम करता है और थर्मल ओवरलोड रिले काम करती है।
फिर से चार्ज करने के लायक नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। रिचार्जेबल नहीं होता एक बार यूज़ होने के बाद, है ना। फिर से चार्ज होने के लायक होता है, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेलों की ये परिभाषा होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और प्राइमरी सेल के बारे में आप क्या बता सकते हो, जानकारी अगर देना चाहो तो? सेकेंडरी से तुलना करने पर वोल्टेज कम होता है, ओवरऑल लाइफ कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुनो, क्या कह रहा है, छोटा करूँ थोड़ा सा, ये लो। रेसवे वायरिंग में न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? पहले तो देखो रेसवे है क्या। दरअसल पीवीसी चैनल होते हैं ये, जिनमें से तारें गुजारी जाती है। सामान्यतः कंट्रोल पैनल की वायरिंग जब भी होती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग, ठीक है। पीवीसी के बने चैनल होते हैं, ऐसे यूं होते हैं, देखने में आपको है ना ऐसे होल से दिखाई देंगे, इनमें से तारें गुजारी जाती है। कंट्रोल की वायरिंग अलग, पावर की वायरिंग अलग से होती है। रेसवे वायरिंग की वोल्टेज के मामले में दो वोल्टेज ज़्यादा फेमस है, 277 वोल्टेज और 408 वोल्ट। इनके अलग अलग कलर है, हालांकि इस क्वेश्चन में उसने हमसे अलग अलग पूछा नहीं, तो हम भी उस तरफ नहीं जाएंगे, केवल आंसर दे देंगे। सफ़ेद और ग्रे कलर के होते हैं, वाइट और ग्रे न्यूट्रल तार का रंग रहता है। अब सुनो न्यूट्रल के बारे में क्या है। न्यूट्रल की कम से कम 4 रंग याद रखो। ब्लैक कलर भी तो होता है न्यूट्रल का, ये तब होता है जब 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो, ठीक है। ब्लू भी होता है न्यूट्रल के लिए, ये तब होता है जब 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल हो, तो उसमें न्यूट्रल ब्लू कलर का ही होता है। और रेसवे वायरिंग में वाइट और ग्रे होता है। बताओ 4 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। ये उन बच्चों के लिए क्लासेज है जिनको रिसेंट लग रहा है कि मेरा सब कुछ टेक्निकल तैयार हो गया, अब मुझे देखना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं कि फटाफट से क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर, उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल बनते हैं वो भी पढ़ना हमारा ही टारगेट है। क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। लाइक्स की संख्या में वृद्धि होगी तो ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलेगी, नहीं तो हम भी पीछे हट जाते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा। देखो 1 kWh में कितने किलो कैलोरी होते हैं, इसे याद कर लेना। ये मैंने सवाल क्यों उठाए मैं आपको बता दूं। PSPCL पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2021 में लाइनमैन का पेपर हुआ था। उन्होंने सवाल पूछा कि 10 kWh में कितने किलो कैलोरी होते हैं। अब भाई इसके लिए ना आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, और उम्मीद है डीप पहले कई बार मेरे साथ आप जा चुके हो। देखो 1 kWh का मतलब क्या है, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटे, किलोवाट में होते हैं 1000 घंटे, वाट है ना, यानी हम इसे 1000 वाट घंटे भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 1000 वाट इंटू 60 मिनट, यानी हम इसे वाट मिनट भी लिख सकते हैं 60,000। अब अगर मैं इसको वाट सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 1000 इंटू 60 वाट सेकंड भी तो लिख सकता हूं ना, यानी ये बन गया हमारा 36, 3 और 2 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड को ही माय डियर हम जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। अब जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 का भाग दे दो। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4180 का भाग दे दो, और करके मिलान करना 861 किलो कैलोरी आ रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप में से बहुत सारे बच्चों का ये आंसर सही है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे आया ये बताना हमारा फ़र्ज़ है। समय लग रहा होगा क्वेश्चन में, लेकिन सीख भी तो रहे हैं। इन फ्यूचर किसी ने पूछ लिया कि कैसे, तो भी तो उत्तर देने में आप सक्षम है, राइट। आपको सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, आपको कंसेप्ट के साथ आगे जाना है, ताकि कभी भी कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो तो हम उसका कारण सहित जवाब दे पाएँ। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता आया हूँ आप सबको कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करें आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि यही उत्तर क्यों आया। बाकी 3 ऑप्शन और भी तो थे, वो क्यों नहीं आए। कभी मार नहीं खाओगे ज़िंदगी में, विश्वास दिलाता हूँ। सवाल देखिए अगला। समान धातु और समान लंबाई के 2 चालक हैं, जिनमें से पहले का व्यास दूसरे का 2 गुना है। R1 और R2 का अनुपात क्या होगा? पहली चीज़ तो ये सुनो, बहुत सारे बच्चे व्यास और कटाक्ष क्षेत्रफल को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि दोनों एक जैसे नहीं हैं। दोनों एक जैसे नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो 2 लाइनें डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ, रटे मार लेना। प्रतिरोध
क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इंग्लिश में बोलूँ, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इतनी आती है और इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादा डीप मत ले जाना। लेकिन अगर इसी शब्द को वो व्यास में बदल देना तो याद कर लो, प्रतिरोध व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बस अब अगर हमें R1 और R2 का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको D1 और D2 निकालने पड़ेंगे। पहले वो कह रहा है कि पहले का व्यास जो है ना वो दूसरे का 2 गुना है, यानी अगर मुझे दूसरे वाले का पता लग जाए तो मैं उससे 2 से गुना करूँगा, पहले का आ जाएगा। मान लेते हैं कि दूसरा 5 है तो पहला कितना है 10। अनुपात निकाल करके देख रहे हैं 2:1 आया कि नहीं बताओ। 2:1 का आपको बटे करना है, 1/d²। d की स्क्वायर कितनी आई 4 और 1/1, यानी अगर हम सीधा संबंध देखें तो 4:1 आ रहा है संबंध। कोई समस्या है क्या किसी को? ये 1/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं है किसी को, शायद समझ गए होंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखो, व्यास छोटा किसका है? दूसरे का। तो क्षेत्रफल कम किसका होगा? दूसरे का। क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि नहीं? और प्रतिरोध ज़्यादा अगर है तो फिर ये संख्या ज़्यादा है। व्यास में 2 गुने और आधे का संबंध हो तो उत्तर या तो 1:4 होगा या 4:1 होगा। इतनी तो पकड़ कर लो, यानी इन दोनों ऑप्शन पे तो काटा ही मार दो कि ये तो किसी हालत में नहीं होंगे। अब रही बात ये कि गुरुजी 1:4 या 4:1 इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सोचो पतले चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है। पतला कौन सा है? ये स्पष्ट कह रहा है कि दूसरे वाले की अपेक्षा पहले का व्यास 2 गुना है, यानी पहले वाला मोटा है। मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी 1:4 आएगा। किसी को शायद कोई समस्या नहीं है, बड़ा अच्छा समझ में आया। नहीं आया तो वीडियो को 4 बार बैक कर करके देखना, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। और अगर वास्तव में पहली बार इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो फिर माय डियर लाइक वाला बटन आपको दबाना पड़ेगा यार। सवाल सुनो, बिना ऑप्शन दिए कर सकते हो क्या? क्योंकि ऑप्शन नीचे चले गए थे यार। चलो छोटा कर दिया, थोड़ा PDF बनाने में हो गया एरर, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया क्या? ये लो इतनी दूर ठीक है। बंद अति धारा बचाव से रक्षित केबल का रेटिंग फैक्टर क्या होगा? बंद को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अब ये सवाल तो बहुत बार करवा दिए यार, बार बार क्या बताएंगे, है ना। क्लोज एक्सेस वाले का 1.23 होता है और कोर्स एक्सेस वाले का आ जाए तो 0.81 है। इस पर तो एक पूरी क्लास ही डिटेल से दे रखी है, तो फिर कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ने से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 ओम का प्रतिरोध की एक तार है, इसे समबाहु त्रिभुज की आकृति में मोड़ा गया। त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? समबाहु का मतलब होता है ऐसा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो। मैंने कोशिश की है कि तीनों भुजाएं समान हो, पर मुझे लगता है ये भुजा बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, घर की खेती है, ऊपर नीचे कर लेंगे। वो क्या कह रहे हैं? ऐसी एक लंबी तार थी जिसका प्रतिरोध 9 ओम था। हमने इसे 3 समबाहु आकृति में मोड़ दिया, तो फिर तीनों भुजाओं का मान कितना हो गया? पहले तो ये देखो, 3 ओम बराबर हिस्से में बांटा है। अब किसी भी 2 कोणों के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। त्रिभुज की आकृति हो, सभी भुजाओं का मान समान हो, तो किन्हीं 2 कॉर्नर के बीच प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 × R। क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 × R। 2/3 × 3, उत्तर कितना आएगा? 2 ओम। ऑप्शन ही नहीं है, सही तो है ना? उत्तर तो 2 ओम ही आएगा, कन्फर्म हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाती है, कैलकुलेशन एरर होगी और क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9 ओम की जगह शायद 18 ओम मान कर लेना, उत्तर आ जाए। 18 मानेंगे तो तीनों कितने की हो जाएगी? 6 ओम की हो जाएगी ना। तो फिर 2/3 × 6 करके देखो, इस समय भी 4 आ रहा है, फिर भी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। इसका आंसर कन्फर्म है, खैर 2 ओम उत्तर आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना 2 ओम ही मिल रहा है क्या, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेज है, देखो मैं आपके अभी तो जो है वो देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बाद में जब क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद के ही कमेंट अपन को यहाँ पर शो होंगे। आइए अगले सवाल पर। एक डीसी परिपथ में दो असमान मान के प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा है, कौन सा कथन सत्य है? समांतर में दो अलग अलग प्रतिरोध है, मान लेते हैं R1 अनुपात R2 1 अनुपात 2 है, तो क्या होगा? धारा प्रवाह दोनों में समान प्रवाह होगा क्या? नहीं, ऐसा तब होता जब वो श्रेणी क्रम में होते। उच्च प्रतिरोध में अधिक धारा प्रवाह होगा? नहीं, क्योंकि वोल्टेज समान मिलेगी, इसलिए उच्च प्रतिरोध में निम्न धारा प्रवाह होगा। कम प्रतिरोध पर वोल्टेज उच्च रहेगा? नहीं, वोल्टेज तो दोनों पर समान रहेगा क्योंकि वो समांतर में जुड़े हुए हैं। दोनों पर विभवांतर समान रहेगा? यस, डी उत्तर सही है। ये है क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लेवल के। देखो यूपीपीसीएल हो गया, इस तरह की क्वेश्चन वो आपको देगा, बातों में उलझाने वाले क्वेश्चन देगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो। 120 एम्पियर आवर, 24 वोल्ट और 10 सी के लिए एक बैटरी की कैपेसिटी डिसाइड की गई है, कौन सा व्यंजक सही है? देखो अगर सी ना देवे ना, तब तो एम्पियर और आवर को मल्टीप्लाई करने से जो संख्या बैठ जाए वही उत्तर सही होता, जैसा कि इसमें सारे सही बैठ रहे हैं। बट माय डियर याद रखना, सी जो होता है ना वो बैटरी की डिस्चार्ज रेट कहलाती है, बैटरी की डिस्चार्ज दर होती है, और सी हमेशा समय को इंडिकेट करती है। यानी सी रेट देते ही ध्यान रखना किसी बैटरी का टाइम फिक्स हो जाता है। मतलब ये है कि इस बैटरी को हम 10 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये तो कन्फर्म है, तो फिर धारा रेटिंग निकाल दो कितनी आएगी, 120 में 10 का भाग दो, 12 एम्पियर आएगा। मतलब हम इस बैटरी को 12 एम्पियर कहाँ है? डी में है, सॉरी। हम इस बैटरी को 10 घंटे के लिए 12 एम्पियर धारा यूज करेंगे। बताओ बात समझ में आई क्या? नया क्वेश्चन है कि नहीं है? सी रेट वाला अच्छा है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, मैंने भी बहुत बार करवाया हुआ है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए अगला सवाल कि आईजीबीटी में इसमें से कौन सा सिरा नहीं होता? पूरा नाम क्या पढ़ोगे? आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। दो युक्तियों का संयुक्त रूप है, किस किस का? बीजेटी और जेएफईटी का, दोनों को मिला लो। बीजेटी में एमीटर कलेक्टर और बेस, एफईटी में गेट ड्रेन और सोर्स। तो इसमें गेट, एमीटर और कलेक्टर नाम का सिरा है, बेस नाम का सिरा नहीं होता है। आईजीबीटी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर वाले आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से कौन सा टेस्ट अन्य सभी से भिन्न है? देखो डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट लोड टेस्ट की तरह होता है, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट ये भी लोड की तरह है, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये तीनों एक समान है। डीसी मोटर का स्विनबर्न टेस्ट इन सब से अलग है, क्योंकि स्विनबर्न एक तरह से नो लोड का टेस्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि स्विनबर्न टेस्ट को कभी सीरीज मोटर पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। शॉर्ट शंट जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा किसके बराबर होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले तो जोड़ लिया करो, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, दिल्ली मेट्रो में आ चुका है, यहाँ से चलेगा भाई। देखो अब लोड अगर यहाँ है तो IL और ISC दोनों बराबर हुए कि नहीं? तो सीरीज फील्ड की धारा लोड करंट के बराबर है। हाँ अगर लॉन्ग शंट होता ना देन उत्तर आपका डी आता। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे आपको वोल्टेज सीरीज फील्ड के ड्रॉप निकालने में मदद मिलती है, इसलिए इस आंकड़े की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। सवाल, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा 10 एम्पियर से बढ़ाकर अगर 12 एम्पियर कर दें तो टॉर्क, याद रखिएगा माय डियर, डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती मानते हैं। 10 एम्पियर धारा पर अगर टॉर्क 100 न्यूटन मीटर था तो 12 एम्पियर पर 144 न्यूटन मीटर होगा, यानी पूर्व मान का वो 44% बढ़ जाएगा, 44% वृद्धि होगी और टोटल 144% हो जाएगा पहले जितना भी था। यूपी आर्विनल TG2 में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल अगला, डीसी मोटर में प्रेरित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में सवाल आता है कि डीसी मोटर में बैक EMF का उपयोग क्या है। बहुत सारे बच्चे लिख कर आते हैं कि ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, ये तो उसकी नेचर है, काम पूछ रहा है। दरअसल बैक EMF ही वो कारक है जो मोटर के
विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलने में सहायक है। एनर्जी कंजर्वेशन जो किया जाता है वो बैक ईएमएफ के माध्यम से होता है, इसलिए विकसित ऊर्जा को बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट से दर्शाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन, मुझे लगता है इतने ही थे इसमें। यहीं रोकेंगे क्लास। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए यार ज़रूर, दोस्तों से भी करवाइए, और हाँ, ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।